ये हम लोग क्वेश्चन लिखा हमने, अब मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है? अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट accelerating uniformly with 4 meter per second square. At t10 second, a stone is dropped out of a window of the bus 2 meter high. What are 1. Magnitude of the velocity or 2. Acceleration of a stone at 10.2 seconds. ठीक है, एक बस है, ये एक मान लो ये हमारा बस है, इसकी जो ये बस है, इसका एक विंडो है, ये विंडो जो ना 2 मीटर के ऊंचाई पे है, यहाँ से एक स्टोन को गिराया गया। ये जो इस विंडो बस जो है ना रेस्ट में था, ठीक है ना, कितनी बात सुन, बस रेस्ट में था। बस ये 10 सेकंड तक जब चला, कितने 10 सेकंड तक, तो यहाँ पे बस चला आया हमारा, यहाँ बस चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे बस जाने के बाद 10 सेकंड चलने के बाद 10 सेकंड यानी 10 सेकंड तक बस को चलने के बाद यहाँ से विंडो से एक स्टोन गिराते हैं, एक स्टोन को गिराते हैं, यहाँ पे नहीं, ये 2 मीटर के हाइट पे है। तो 10 सेकंड चलने के बाद यहाँ पे विंडो से एक स्टोन गिराते हैं, ठीक है। फिर ये 10.2 सेकंड यानी बस जो है ना थोड़ा और आगे किया, और 10.2 सेकंड के बाद यहाँ पे बताना है कि कितना होगा वेलोसिटी और कितना होगा एक्सेलरेशन, ठीक है। कितना होगा नेट वेलोसिटी और कितना होगा एक्सेलरेशन। कितनी बात समझ में आई? जब ये बस चल रहा था हॉरिजॉन्टल मोशन, ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है, ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल, और ये जो है ना वर्टिकल कहलाता है, वर्टिकल। कितनी बात सुनिए, तो जिस वक्त बस जो चल रहा है, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, लेकिन 10 सेकंड चलने के बाद इसका एक फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। इस वक्त इसका एक्सेलरेशन भी दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका एक्सेलरेशन जो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 10 सेकंड चलने के बाद इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। 10 सेकंड चलने के बाद इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं इसमें, ठीक है। क्या दे रखा है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो वी एक्स, एक्स हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, यू एक्स प्लस ए टी ले लेते हैं, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, टाइम दिया रहता है तो, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस कितना है? 0 है, क्योंकि ये बॉडी जो ना रेस्ट में था, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है? 4, और टी कितना है? 10। 10 सेकेंड के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, वी एक्स कितना जगह? 40 मीटर पर सेकेंड। कितनी बात समझ में आई ये? तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जब ये बस यहाँ पहुंचेगा तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा 40 मीटर पर सेकेंड, मगर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी यानी कि नीचे वाली वेलोसिटी अभी भी 0 है, क्योंकि गाड़ी बस नीचे नहीं जा रही है। अब क्या हुआ, विंडो से एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं, अब विंडो से एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं, तो जब ड्रॉप कर रहे हैं उस वक्त 10 सेकेंड था, और 10.2 सेकेंड के बाद पूछ रहा है कि उसके फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। तो जिस वक्त ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चल रहा था, तो ये स्टोन जो बस का स्पीड था, जो बस का स्पीड था, वही वो उस स्टोन का भी स्पीड था
हॉरिजॉन्टल स्पीड। ठीक है, मैं क्वेश्चन को मिटा दूं थोड़ा सा ऊपर से। यहाँ पे एक चीज मैं लिख देता, यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ बस, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, यानी जो बस का स्पीड होगा वही स्टोन का भी स्पीड होगा। तो वो स्टोन का स्पीड भी 40 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पे देखिए, ये 10 सेकंड के बाद देखिए, यहाँ पे जो है 10 सेकंड के बाद के सीन है, 10 सेकंड। तो यहाँ पे जो है विंडो से ये 2 मीटर के हाइट है ग्राउंड। तो यहाँ पे ये जो स्टोन की स्पीड है, स्पीड ऑफ स्टोन जो है ये 40 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ स्टोन अलोंग द हॉरिजॉन्टल 40 मीटर पर सेकेंड ये है। लेकिन जब ये स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस ये 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस 0 होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक जब आएगा सरफेस पे, तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस क्या होगा ये निकालना है। लेकिन ये जो स्टोन को, जब बस में से तो स्टोन निकल गया बाहर, अगर बस के साथ होता तब तो उसके स्पीड बढ़ता जाता, लेकिन जब स्टोन को बस से बाहर निकाल दिया तो जितना उस वक्त बस का स्पीड था वही स्पीड स्टोन का भी है। तो उस वक्त बस का स्पीड 40 मीटर था तो स्टोन का स्पीड भी 40 मीटर, लेकिन अब स्टोन बस से बाहर चला गया तो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 40 रहेगा। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल अब नहीं बढ़ेगा, अब बढ़ेगा नहीं, अब वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 40 ही रहेगा वो। अब क्या हुआ, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी उस टाइम में जब उसको बस से निकाला गया तो इनिशियल वेलोसिटी तो है उसका 0, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब आएगा 2 मीटर नीचे तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा ये निकालने जा रहे हैं हम लोग। कितनी बात समझ में है? तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल, यहाँ पे बताया क्वेश्चन में बोला है कि 10.2 सेकेंड के बाद, यहाँ तो 10 सेकेंड था, ये 10.2, तो यहाँ पे टाइम जो जो स्टोन गिर रहा है तो उसका जो टाइम कितना मिल रहा है, तो यहाँ पे दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस 0, हमें वी वाई निकालना है, यहाँ पे जो जी है, ठीक है, हम लोग जी यूज करेंगे 10, और टाइम जो दे रखा है, टाइम कितना रखा है 10.2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। ये वाला ये लाइन समझ लीजिए। यहाँ क्या बोला है कि जब स्टोन को ड्रॉप किया गया उस वक्त तो 10 सेकेंड लग रहा था, उस वक्त तो 10 सेकेंड हुआ था, 10.2 सेकेंड के बाद कितना स्पीड होगा, तो यानी वो जो स्टोन गिरेगा तो 2 सेकेंड तक, 0.2 सेकेंड तक वो गिरेगा, 0.2 सेकेंड तक वो गिरेगा। तो 0.2 सेकेंड में उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, तो ये टाइम दे रखा 0.2 सेकेंड। ये जरूरी नहीं कि वो पूरा 2 मीटर गिरेगा, वो हो सकता बीच में ही रहे, वो हो सकता है बीच में ही रहे। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस प्लस जी टी, और वर्टिकल गिर रहा है ना, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो यहाँ एक ही जगह पे टी लगा लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस 0 है, जी का वैल्यू में 10 लेना है और टी का वैल्यू 0.2 लेना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मीटर आ जाएगा, ये 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो 10.2 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है ये वी वाई, ये तो 2 मीटर पर सेकेंड है, मगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो 40 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। कितनी बात समझ में? यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर तो इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है, ये हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी है, ये वर्टिकल वाला वेलोसिटी है। तो इन दोनों का, दो वेक्टर है ना,
तो दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किधर होगा, वो इन दोनों के बीच में होगा, ऐसे रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा v कितना होगा ये निकालना हमें, ठीक है, ये वाला वेलोसिटी निकालना है। लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है और वर्टिकल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। यहाँ नीचे वाला समझ में आ गया था, नोट कर लिए, मिटा दो इसे। Vx is equal to 40 meter per second and final velocity along the y-axis is equal to 2 meter per second. Resultant velocity at 10.2 seconds. हम लोग जानते हैं दो वेक्टर को जब प्लस करते हैं तो उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हम लोग, उसका एक तरीका दे रखा है कि वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2v1v2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो होता है ना, जैसे दो वेक्टर का सम करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वहाँ पे जो ऐड करने का जो तरीका दे रखा है वो ये दे रखा हमारा कि वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2v1v2, ठीक है, ये वेलोसिटी का। लेकिन यहाँ पे जब दोनों 90 के एंगल पे होते हैं ना, तो इन दोनों का वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का स्क्वायर करके प्लस करके रूट ले लेते हैं, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम हमारा जो है उसमें होता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होल रूट, तो ये रिजल्टेंट आ जाता है हमारा, ठीक है। तो ये हम लोग ने रिजल्टेंट निकाल लिया, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या था, ये वी एक्स का वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये 40 था, ये 2 था, 40 का स्क्वायर 1600, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 1604 आ गया, रूट लिया 40.04 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10.2 सेकेंड्स, ठीक है, आफ्टर 10.2 सेकेंड्स। अब क्या बताया कि हमें बताया कि एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एट 10.2 सेकेंड। बता दूं सब, अब देखिए यहाँ पे जो था, जो 10.2 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन बताना कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए जो हॉरिजॉन्टल मोशन था, ये जो यहाँ पे जब 10 सेकेंड के बाद जो छोड़ा था, तो यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल मोशन, ये तो बस से बाहर निकल गया है, तो इसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस 40 मीटर पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट रहेगा। अब ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो हो गया। उससे पहले जब बस में थे तो क्या बताया कि जब ये बॉल तो बाहर निकल गया तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड का स्पीड वो कांस्टेंट हो गया। अब वो जो 4 मीटर पर सेकंड चल रहा था, वो तो जब चल रहा था जब बस के अंदर था तब। अब बस से बाहर निकल गया तो वो एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा था, 40 मीटर फाइनल वेलोसिटी चल रहा है। लेकिन जैसे इसको हम लोगों ने 10 सेकंड पे बॉल को निकाला गया तो ये नीचे जा रहा है, और अब ये जो मूव कर रहा है, मोशन द बॉडी अंडर ग्रेविटी। अब ये जो स्टोन गिराया गया है तो अब बॉडी जो मूव कर रहा है ये फ्रीली मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रेंज में, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन होगा ये जी के बराबर होगा, स्मॉल जी के बराबर होगा, और स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 9.8 भी लेते हैं यहाँ, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने 10 मीटर पर सेकेंड लिया है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग लिख रहे हैं, सेकेंड पार्ट के लिए आफ्टर 10.2 सेकेंड्स द बॉडी इज, आफ्टर नहीं ऐड कर लिया, एट 2.10 सेकेंड द बॉडी इज moving under gravitational force,
gravitational force. So its acceleration is equal to acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity, और g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा g का वैल्यू आ गया, एक्सेलरेशन का आ गया। कहाँ कहाँ समझ में आया ये समझ में आया कुछ? ठीक है, ये सवाल मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर उसके आगे चलाता हूँ। अ ब्लॉक ऑफ मेटल weighing 2 kg is resting on a frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at the rate of 1 kg per second and a speed of 5 meter per second. Calculate the initial acceleration of the block. ठीक है, सवाल समझ में आया? ये एक हमारा प्लेन है, मान लेते हैं ये एक प्लेन है, इस पे एक 2 kg का मास रखा हुआ है। कितने का? 2 kg का मास रखा हुआ है ये। ठीक है, एक जेट पाइप जाते हैं, जैसे कि कभी कभी बहुत भीड़ अगर जमा हो जाता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, तो भीड़ को भगाने के लिए पानी का बौछार किया जाता है। सुना है पानी का बौछार करना? वो बड़े बड़े पाइप होते, पानी भरा होता है, उसको फेंकते हैं तो लोग भीगने लगते हैं, भीगने के डर से भागते हैं। आमतौर पर सर्दी में तो बहुत मामला ऐसी होता है, सर्दी होती है, भीगेंगे तो और भी बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा, तो इसलिए पानी के वाटर कैनन होता, वो पानी से बौछार करते हैं। तो ऐसे ही बताया क्या, जैसे हम लोग भी, जैसे घर में सफाई करना, धूल मिट्टी है तो पाइप से ऐसे धुलाई करते हैं, लेकिन जब पानी को हटाना हो तो उसके मुंह को छोटा कर देते हैं ना, तो पानी का स्पीड बढ़ जाता है और फिर वो डस्ट जो है ना पानी से भीग भीग के पीछे की तरफ चलते जाता है। ऐसा करते हैं हम लोग। तो वही कहा कि एक जेट रिलीजिंग वाटर है जो उसके अंदर से पानी आ रहा है, तो जैसे यहाँ से एक पाइप है और इससे पानी जो आ रहा है ना, इस पे स्ट्रोक करा रहे हैं ऐसे पानी से। ठीक है, तो ये जो पानी जो आके हिट कर रहा है, वो पानी जो इससे निकल के आ रहा है, जो हिट कर रहा है, 1 kg पर सेकेंड पानी जो आके इस पे हिट कर रहा है, और इस पानी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और ये मास अपना 2 kg का है। ये जो ब्लॉक रखा हुआ जिस सरफेस पे, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो अब ये बताना है कि ये जब फोर्स लगेगा, इस पानी से जो प्रेशर लगेगा, तो ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा, तो आगे जब जाएगा तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, ब्लॉक कितना एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। अ ब्लॉक ऑफ मेटल weighing 2 kg is resting on a frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at the rate of 1 kg per second and a speed of 5 meter per second. Calculate the initial acceleration of the block. ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। सवाल समझ में आ गया? अब हम लोग सोल्यूशन, हाँ, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, जो मास हीट कर रहा है, तो dm अपॉन dt, dm अपॉन dt जो है वो है 1 kg पर सेकेंड। ये वाला, ये मास है, ये टाइम है, तो मास जो है ना टाइम के साथ साथ कितना चेंज है, 1 kg पर सेकेंड। और इस पानी का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है, कितना, ये 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इस पानी की वजह से कितना फोर्स लग रहा है ब्लॉक के ऊपर, पानी की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू वाटर, वाटर की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt ले लेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है ना, क्या ले लिया, dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है d अपॉन dt, और ये p का वैल्यू होता है m इंटू v, ये होता है ना m इंटू v। यहाँ पे जो v है वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास चेंज हो रहा है, मास इससे रिलीज हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू v को आगे कर लेते हैं,
dm अपॉन dt कर लेते हैं। ये v तो कांस्टेंट है, m चेंज हो रहा है, तो वो dm अपॉन dt कर लिया। कितनी बात समझ में आई? अनुष्का बैठो, यहाँ बैठो। तो यहाँ पे 1 मिनट बैठो। तो ये जो v है वेलोसिटी कितना है, ये 5 मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी है, और dm अपॉन dt क्या दे रखा हमारा 1 kg पर सेकेंड, तो ये हमारा 1 आ जाएगा 1 kg पर सेकेंड। तो ये सेकेंड से ये जो है ठीक है, ये आ गया kg पर सेकेंड। इसको 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा फोर्स, या इसको हम लोग 5 न्यूटन भी कह सकते हैं, या हम इसको फोर्स को 5 न्यूटन भी कह सकते हैं, 5 न्यूटन, क्योंकि न्यूटन जो ना kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो इतना जो है इस पानी के जेट वाटर से, इस जेट वाटर से इस ब्लॉक पे इतना फोर्स लग रहा है। कितनी बात समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया? अब इतना जब फोर्स लगेगा तो ये बॉडी मूव करेगा, जब मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वो हमें एक्सेलरेशन इन द ब्लॉक लाना, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दे रखा जो फोर्स लग रहा है हियर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। यहाँ पे हम लोग मास जो है ना कैपिटल में कर लेते हैं, अलग करने के लिए। यहाँ पे स्मॉल एम तो पानी के लिए यूज कर रहे थे, तो ब्लॉक के लिए कैपिटल एम यूज कर लेते हैं हम लोग, तो हम लोग कैपिटल एम। तो फोर्स कितना है 5 न्यूटन है, और इस ब्लॉक का मास कितना है 2 kg, तो ये 2.5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन, तो ये हमारा आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो ब्लॉक है जिसपे पानी से उस पे पानी का फोर्स लगाएंगे, तो उसकी वजह से ये जो ब्लॉक मूव करेगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ कहाँ समझ में आए? समझ में आया तो नोट कर लिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। हो गया? ये सवाल मैं पढ़ता हूँ, फिर समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। बहुत ही अच्छा सवाल है, और ऐसा सवाल अक्सर आते रहते हैं कंपटीशन में। A force of 5 Newton gives a mass m1 an acceleration of 8 meter per second square and a mass m2 an acceleration of 24 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses are tied together? ठीक है, एक फोर्स है 5 न्यूटन का, एक मास m1 है, उस पर अगर अप्लाई करते हैं तो वो जो एक्सेलरेशन होता है वो बॉडी के अंदर वो है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी फोर्स को जब दूसरा एक मास m2 है उस पर अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है वह है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर दोनों मास को एक साथ टाई कर दिया जाए, बांध दिया जाए, और अब वही फोर्स फिर से लगाया जाए, तो अब कितना होगा एक्सेलरेशन? बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं थोड़ा फिगर से समझाता हूँ। जैसे एक मास है m1, ये m1 है, इस पे एक फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू दे रखा 5 न्यूटन, ये एक्सेलरेट करता है, ये a1 है, और ये है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मास नहीं दे रखा है। सेम फोर्स दोबारा हम एक दूसरे मास पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक दूसरे मास पे अप्लाई करते हैं इसको, इसका m2 मास है, इस पे सेम फोर्स 5 न्यूटन का लगाते हैं, तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आता है a2 वो 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, इतना से नहीं। अब इन दोनों मास को प्लस कर दिया, यानी दोनों को एक साथ टाइट कर दिया, यानी कि ये वाला इसको हम लोगों ने ऐसे टाइट कर दिया इसके साथ, ठीक है। इन दोनों का इस तरह से टाइट कर दिया, ठीक है ना, और इस पे अब सेम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स 5 न्यूटन का, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं करके दिखाता हूं, और इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है,
इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फोर्स दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, तो मास निकाल लेते हैं। इसमें भी मास निकाल लेते हैं, दोनों को मास को प्लस कर देंगे तो फिर टोटल मास हो जाएगा यहाँ वाला। फिर फोर्स पता ही है, मास पता ही है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो मैं इसे पहले जो ऑर्डर है उस ऑर्डर से करा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, जहाँ जहाँ शॉर्टकट मेथड है, फॉर्मूला है, वहाँ वहाँ मैं शॉर्टकट भी बताता रहूँगा ताकि वो बाद में काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, इन फर्स्ट केस m1 इज इक्वल टू f अपॉन a1। f 5 न्यूटन है और ये 8 है, इतना केजी हो गया ये। इन सेकेंड केस क्या दे रखा है, ये m2 इज इक्वल टू f अपॉन a2, 5 अपॉन 24, इतना मास इसका हो गया। आगे चले हम लोग, तो क्या देखा था, फर्स्ट केस में फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन लिया 5/8 हो गया। सेकेंड केस में m2 निकाला, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन 5/24 हो गया। टोटल मास निकाल लिया m1 प्लस m2, ये था m1 5/8, m2 5/24, एलसीएम लिया 24 आ गया, एलसीएम करके ऊपर लाया 20/24 हो गया, 4 से कैंसिल हो गया 5/6, तो ये टोटल मास जो है 5/6 kg हो गया। अब हमें ये जो है टोटल मास 5/6 kg है, यहाँ पे m1 प्लस m2 5/6 kg है। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं इसका। ठीक है, a इज इक्वल टू एफ अपॉन m1 प्लस m2। ये f जो ना 5 है और ये 5/6 है, तो ये 5 इंटू 6/5 हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से हम लोगों ने किया। ठीक है, ये क्वेश्चन को इस तरह से एक एक करके किया। अब इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, मैं वो कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, ये जो है हम वैल्यू नहीं डालते। जैसे ये फोर्स का वैल्यू 5 है ना, अब एक्सेलरेशन 8 है, तो हम लोग वैल्यू नहीं डालेंगे। तो m1 क्या होगा, शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं हम लोग। ये जो m1 है, m1 होगा हमारा f अपॉन a1। ठीक है, m2 है f अपॉन a2। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, m1 प्लस m2, f अपॉन a1, f अपॉन a2। f को कॉमन ले लेंगे, तो f को जब कॉमन लेंगे तो 1/a1 आ जाएगा, 1/a2 आ जाएगा। ये अंदर में एलसीएम करेंगे तो f तो बाहर ही रहेगा, ये a1 प्लस a2, a1 इंटू a2, ये आ जाएगा, ऊपर में प्लस में आ जाएगा और नीचे में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, टोटल मास के जगह पे। ठीक है, अब ये टोटल मास, तो हम लोग एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, a इज इक्वल टू एफ अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। ये f तो ऐसे ही रहेगा, m1 प्लस m2 का जो वैल्यू है ये वाला है, क्या है, f a1 प्लस a2 अपॉन a1 इंटू a2। ये जो है नीचे का नंबर उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो f रहेगा ही रहेगा, ये f है, और ये जो है a1 इंटू a2 अपॉन a1 प्लस a2, ये ऐसे आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा फोर्स से। तो हमारा एक्सेलरेशन का जो फाइनल फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a जो एक्सेलरेशन होगा a1 इंटू a2 अपॉन a1 प्लस a2, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। अब इसी सवाल को मैं इस फार्मूले से करके दिखा रहा हूँ। फार्मूला याद रखिएगा कि जब एक फोर्स लगाते हैं एक मास पे तो एक एक्सेलरेशन होता है, वही फोर्स जब दूसरे मास पे लगाते हैं
तो दूसरा एक एक्सेलरेशन होता है अगर दोनों मास को एक साथ जोड़ दिया जाए और सेम फोर्स लगाया जाएगा तो अब नया एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ए जो है नया एक्सेलरेशन है, ये a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2। अब जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा था कि a1 कितना था हमारा, a1 जो था कितना था 8, a2 कितना था 24 अपॉन ये 8 ये 24, ठीक है। 8 इंटू 24 ऊपर में मल्टीप्लाई था, इन दोनों को प्लस कर देंगे 32 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 से कट जाएगा, 8 4 जा 32 और ये 4 6 जा 24, तो ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम ही आंसर आ रहे हैं हमारे, ठीक है। कितनी बात समझ में आई। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, ये इसमें हमें फोर्स का वैल्यू की जरूरत नहीं है, इसमें मास का वैल्यू की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन की जरूरत है कि पहले जब हम फोर्स लगाते हैं तो कितना एक्सेलरेशन होता है, दूसरे मास पे फोर्स लगाते हैं वही फोर्स तो कितना एक्सेलरेशन होता है, और जब दोनों कंबाइन कर देंगे तो कितना एक्सेलरेशन होगा। तो सिर्फ एक्सेलरेशन का ये रिलेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो हमें ए दिया हो और a1 नहीं दे रखा, a2 दे रखा है, यानी पहले बॉडी पे जब फोर्स लगाते हैं, पहले बॉडी पे जो फोर्स लगा रहे हैं उसका एक्सेलरेशन पता नहीं, मगर दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं वो एक्सेलरेशन पता है, वो 24 है, और जब दोनों मास को कंबाइन करके उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसका एक्सेलरेशन भी पता है, वो है 6 मीटर पर सेकेंड। तो a1 कितना होगा, पहले वाले बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो उसके लिए भी हम लोग ये फॉर्मूला लगा के a1 निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह के सवाल करने के लिए a1 निकालना हो, a2 निकालना हो या फिर कंबाइन करके a निकालना हो, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। ये कितनी बात समझ में आई। आगे चले हम लोग, एक सवाल मैं दे देता हूँ, अच्छा सवाल है, आप लोग खुद से करिएगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ, सवाल अच्छा है इसलिए मैं ये वाला सवाल समझा देता हूँ, करने की कोशिश करिएगा। इसका मैं आंसर भी लिख देता हूँ, पहले आंसर लिख देता हूँ। ये आंसर दे रखा 10-9, बताता हूँ क्या दे रखा है ये सवाल। अ बलून हैज मास ऑफ 5 ग्राम इन एयर, the air escaped from the balloon at a uniform rate with a velocity of 5 centimeter per second. If the balloon shrinks completely in 2.5 seconds, find the average force acting on the balloon. एक बैलून है, उसके अंदर हवा भरा हुआ है, तो उसका जो टोटल मास है वो हमारा 5 ग्राम है, ठीक है। पूरा जो एयर बैलून है उसका एयर भरा हुआ है, तो उसका मास है 5 ग्राम। उसके अंदर से जो हवा जो है ना निकल रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से, वो है स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से बाहर जा रहा है, और वो 2.5 सेकंड में पूरा बैलून जो है खाली हो जाता है, श्रिंक कर जाता है, बैलून जो है बिल्कुल श्रिंक कर जाता है। तो बताना है कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना एवरेज फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। और वो इसका एवरेज फोर्स का आंसर आया हमारा 10-9। कैसे निकालेंगे, एक हमने अभी सवाल बताया था ना जेट वाटर का, ठीक उसी तरह से है। इसका जो है मास 5 ग्राम था और पूरे 5 ग्राम मास को कितने टाइम में निकल गया, 2.5 सेकेंड में। तो dm अपॉन dt निकाल लेंगे इससे, क्या निकाल लेंगे, dm अपॉन dt, और dm अपॉन dt कितना आ जाएगा, dm अपॉन dt कितना आ जाएगा, ये टोटल जो मास है, टोटल जो मास है ये 5 ग्राम है, और टाइम टू स्किप, टाइम टेकन टू स्किप कंप्लीटली, कितनी देर में निकल जा रहा पूरी, कितनी देर में खाली हो जा रहा है, ये 2.5 सेकेंड में, है ना। तो dm अपॉन dt का क्या रेशियो होगा, देयरफॉर dm अपॉन dt क्या आ जाएगा,
टोटल मास 5 kg 5 ग्राम, टाइम है 2.5, इससे डिवाइड कर दोगे 2 ग्राम पर सेकेंड, ये आ जाएगा हमारा dm/dt। ठीक है, अब वेलोसिटी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू v dm/dt। तो दोनों का वैल्यू दे रखा है, इसका कितना दे रखा है 5 दे रखा है, ये कितना आ रहा है 2 10, और सीजीएस सिस्टम में आता है ये डाइन आ गया। ये हमने ही कर दिया, आप क्या क्या करोगे। ठीक है, ठीक है, तो नोट कर लिए, मैं भेजूंगा क्वेश्चन, कुछ और भी हैं बहुत सारे, तो इसको मैं भेज दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन हो गया है। यहाँ हम लोगों ने पहले वाले टॉपिक से कर लिया, इसके बाद जो है अगला टॉपिक हम लोग कल चालू करेंगे। इसके बाद है इम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स और इफेक्ट ऑफ इम्पल्स, फिर उसके बाद उसका इम्पल्स से बेस करता न्यूमेरिकल है। तो फिर इंशाल्लाह हम लोग अगले क्लास में इसे कल करते हैं। आज यहाँ लेकिन हमने जो क्वेश्चन करा दिया ये काफ़ी सारे इस टॉपिक से रिलेटेड स्टैंडर्ड क्वेश्चन करा दिया। अगर आप इतना कर लोगे तो वो जो भी मैं क्वेश्चन भेजूंगा वो सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप कर लोगे, आपको मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन आपको इतना क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। ये जो अभी कराया हमने 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि कैसे कराया गया। ओके, ठीक है, चलिए आज यहीं पे